हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका स्पेक्ट्रम क्लासेस में। तो आज से हम एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो सीरीज क्लास 10th में पढ़ रहे बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग साइंस और मैथ्स को कवर करेंगे। तो आज फर्स्ट क्लास है साइंस का। साइंस में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइंस में सबसे पहले हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश, जिसमें अपवर्तन और परावर्तन के नियमों और लेंस, मिरर, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग पेन पेपर लेके बैठो। जितना भी क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ करवाया जाएगा वो सारे क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज करो। हम लोग इस पूरे सीरीज में इस चैप्टर से 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को नोट करना, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे उसको रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगा। हर क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई ज़रूर कर लेना पहले। अगर आपसे ना बने तो ही आप ये वीडियो का सोल्यूशन देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस चैप्टर को रीड कर लेना, चैप्टर को समझ लेना, पढ़ लेना। उसके बाद इस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप इस वीडियो से कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊं जिसमें पूरे क्लास का, पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहेगा, बाकी जो भी है चैप्टर में पूरा थ्रोली, अगर आप चाहते हो हमसे पढ़ना, तो आप नीचे कमेंट करोगे। अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आप पूरे चैप्टर को थ्रोली पढ़ाइए फिर एमसीक्यू करवाइए, देन हम लोग चैप्टर करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सोचने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। 10 सेकंड के बाद मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है अवतल दर्पण। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण। आइए समझते हैं कुछ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। हम लोग इस सीरीज में ऐसा करेंगे कि जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बात मुझे लगता है कि आप लोगों को जान लेना चाहिए, वो मैं रफ में आप लोगों को बता दिया करूँगा। आप इस चीज़ को नोट जरूर कर लेना। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कैसा होता है। हम लोग इस तरह के दर्पण, जो पीछे सिल्वरिंग किया जाता है, इस दर्पण का नाम हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। एक और तरह का दर्पण है जो बाहर तरफ में इस तरह से उभरा हुआ होता है। एक दर्पण जो अंदर गड्ढे जैसा होता है, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। एक दर्पण जो उभरा हुआ हो, इसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ये वाला उसका शेप होता है। इस तरह के दर्पण को लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। आपको हमेशा याद रखना है, अवतल दर्पण ये अलग अलग तरह के प्रतिबिंब बना सकती है। डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को या वस्तु को किस जगह पर रखे हो दर्पण के। कभी आप अगर बहुत दूर ले जाते हो, बहुत पास लेके आते हो या फोकस पे रखते हो, तो अलग अलग जगह पे, अलग अलग पोजीशन पे दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा ये अलग अलग होगा। लेकिन जो उत्तल दर्पण वो हमेशा सेम होगा। और ये कैसा होगा? उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, दूसरा आभासी होगा, और वस्तु से छोटा साइज का होगा। हमेशा सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु से छोटा साइज का होगा। जबकि अगर हम लोग अवतल दर्पण की बात करें, तो अवतल दर्पण किस तरह के बना सकता है प्रतिबिंब? ये छोटा भी बना सकता है और बड़ा भी बना सकता है। ये सीधा भी बना सकता है और उल्टा भी बना सकता है। साथ में ये वास्तविक भी बना सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब, या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब भी बना सकता है। आप याद रखोगे, जब जब भी हम लोग अवतल दर्पण में फोकस से सामने रखेंगे, फोकस और इस पॉइंट के पास रखेंगे, ध्रुव के बीच में रखेंगे, तो जो इमेज बनेगा वो हमेशा बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। तो सोचो, जब हम लोग हजामत करने के लिए यूज करते हैं दर्पण, तो उसको हम लोग फेस के बिल्कुल पास रखते हैं और हम कैसा चाहते हैं कि अपना इमेज थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखे, ताकि हमें हजामत करने में, शेविंग करने में आसानी हो। तो सिंस उत्तल दर्पण कभी भी बड़ा नहीं बना सकता, ये हमेशा छोटा बनेगा।
तो इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का यूज़ नहीं करेंगे और हम लोग किसका यूज़ करेंगे, अवतल दर्पण का यूज़ करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण फोकस के बीच में, जब फोकस के इस तरफ रहेगा, पास में रहेगा, तो ये बड़ा बनाता है, सीधा बनाता है और काल्पनिक बनाता है। मतलब आपका चेहरा, आपको अगर आपका चेहरा इतना बड़ा है तो आपको वो इतना बड़ा दिखाएगा, साथ में उल्टा नहीं दिखाएगा। आपका अगर फेस सीधा है तो वो सीधा ही दिखेगा, सीधा मतलब ऊपर वाला चीज़ ऊपर दिखेगा, नीचे वाला चीज़ नीचे दिखेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है अवतल दर्पण। कुछ और यूजेस को समझ लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का, जो आप लोगों को जान लेना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अवतल दर्पण के ऊपर में। सबसे पहला यूज तो आपने जान लिया, हजामत करने के लिए, हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। इसके अलावा अवतल दर्पण का यूज हम लोग डॉक्टर्स लोग करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं। डॉक्टर्स कैसे यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं जैसे जो शल्य चिकित्सक होते हैं या जो सर्जन होते हैं, उसके माथे में एक ऐसा लैंप सा, एक ऐसे मिरर लगा होता है, एक दर्पण लगा होता है जो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का एक और प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जितना भी रेज आता है, जितना भी किरण आता है इसके ऊपर गिरता है, ये सारा किरण टकराने के बाद एक जगह मन इकट्ठा हो जाता है। ये इसका एक और प्रॉपर्टी है अवतल दर्पण का। इसलिए डॉक्टर के हेड मिरर में अवतल दर्पण लगा होता है। जब कोई डॉक्टर सर्जरी कर रहा होता है, जिस जगह को देख रहा होता है, सारा लाइट इसके ऊपर आता है और टकरा करके एक ही पॉइंट पे वो कंसंट्रेट हो जाता है और उसको देखने में डॉक्टर को ज़्यादा सुविधा होता है। इसलिए डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं हेड लैंप के रूप में, डॉक्टर हेड लैंप के रूप में यूज़ करते हैं। इसके अलावा अवतल दर्पण का यूज टेलीस्कोप में भी होता है। टेलीस्कोप एक तरह का टेलीस्कोप, दो तरह का टेलीस्कोप होता है, एक होता है अपवर्तन वाला और एक होता है परावर्तन वाला, जिसमें लेंस यूज़ करते हैं और एक में मिरर यूज़ करते हैं। तो जिसमें मिरर यूज़ करते हैं उसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अवतल दर्पण का यूज सौर भट्टी, सौर भट्टी या सौर कुकर में यूज होता है, सौर कुकर भी यूज होता है। अब सौर भट्टी या सौर कुकर कैसे चलता है, आप लोग जानते हैं सौर भट्टी या सौर कुकर सनलाइट से चलता है, सन की रोशनी का यूज करता है, सन की किरण का यूज करता है और खाने को गर्म कर देता है। सोलर कुकर भी आप बोलते हो। सौर भट्टी भी इसी पे काम करता है, सनलाइट का यूज करता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, इसलिए सोलर कुकर के ऊपर में इस तरह का मिरर लगा होता है। इस तरह का सारा रेस जब इसके ऊपर आता है और टकराने के बाद एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और उस जगह पर वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। पहले क्या हो रहा था कि छोटा सा नॉर्मल, अगर मान लो हम यूज़ नहीं करेंगे इस तरह के कुकर में, नॉर्मल सन रेज आएगा, सूरज का किरण नॉर्मली गिरेगा। बट अगर हम यहाँ पे ऐसा कर दें कि जितना भी सन रे आएगा इसमें टकराएगा, टकराने के बाद वापस आकर के इस जगह में इकट्ठा हो जाएगा, तो इसमें भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे आपके जो छत में यूज़ करते हैं हम लोग एंटीना, डिश एंटीना में यूज़ करते हैं, उसमें भी जो मिरर लगा, उसमें भी जो शेप होता है वो अवतल दर्पण के ही शेप का होता है। तो आप लिख सकते हो डिश एंटीना में भी यूज करते हैं, डिश एंटीना में भी यूज करते हैं अवतल दर्पण का हम लोग। इसके अलावा और कहाँ यूज करते हैं, इसके अलावा टॉर्च लाइट में, टॉर्च लाइट में, टॉर्च लाइट या सर्च लाइट में यूज़ करते हैं। टॉर्च लाइट या सर्च लाइट में कैसे यूज़ करते हैं, आप देखे होंगे टॉर्च इस तरह से होता है, यहाँ पर एक बल्ब लगा रहता है, इस पॉइंट पर एक बल्ब लगा रहता है। अब हम लोग जो मिरर यूज़ करते हैं अवतल मिरर, अवतल दर्पण, वो ये वाला जो शेप है इस जगह पर हम लोग अवतल दर्पण यूज़ करते हैं। अब यहाँ से जितना भी लाइट निकलता है इस यहाँ पर टकराता है और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पर, ऐसा एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाता है इस तरह से आगे। तो हम लोग को देखने में ज़्यादा सुविधा होता है। अगर मान लो हम यहाँ पे दर्पण यूज़ नहीं करेंगे तो ये इस जगह में लाइट क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। सिंस लाइट एब्जॉर्ब ना हो, जो लाइट इस तरफ जो जाने वाली लाइट है वो सब भी उसका भी यूज़ करें, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी दर्पण लगाते हैं और वो दर्पण है आपका अवतल दर्पण। ये था अवतल दर्पण का यूज। इसके अलावा हम लोग उत्तल दर्पण का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज़ हम लोग करते हैं, मैं इसको मिटा दे इरेज कर देता हूँ।
सबसे पहला यूज है इसका पश्च दृश्य के रूप में, हम लोग गाड़ियों में यूज करते हैं। अवतल दर्पण की खास बात यह है कि अवतल दर्पण काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है। जैसे मान लो अगर मैं समतल दर्पण की बात करूं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस जगह में बैठा हुआ है, देखने वाला अगर इस जगह पर बैठा हुआ है, तो वो कितना एरिया को देख सकता है, वो ये वाले पोर्शन के एरिया को देख सकता है पीछे में। जैसे मान लो मैं अपने आगे अगर मैं पीछे वाले चीज़ को देखना चाहूँ तो अपने सामने समतल दर्पण का यूज करते हुए तो मैं बहुत कम एरिया देख पाऊँगा। कौन कौन सा एरिया देख पाऊँगा? ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया देख पाऊँगा। यही अगर मैं चेंज कर दूँ और इसको मैं उत्तल दर्पण बना दूँ और इस जगह में से देखूँ मैं, तो मैं यहाँ से यहाँ तक इतना सारा एरिया देख पाऊँगा। ये खास बात होती है अवतल दर्पण में। इसलिए जो गाड़ी चला रहे होते हैं, जो गाड़ी के ड्राइवर, वो चाहते हैं कि अपने पीछे के आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को वो देख सके, इसलिए वो उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, पीछे वाले चीज़ों को देखने के लिए। नेक्स्ट जो यूज होता है इसका, वो है परावर्तक के रूप में, सिक्योरिटी रीजन से यूज होता है। परावर्तक के रूप में यूज होता है, परावर्तक के रूप में। ये कैसे होता है? आप देखे होंगे जो स्ट्रीट में या फिर जहाँ पे ऐसा जगह जहाँ पे 2-3 रोड आके आपस में मिल रहा होता है, ऐसा कॉर्नर में लगा हुआ होता है इस तरह का दर्पण, बड़ा सा दर्पण होता है उत्तल दर्पण। इससे क्या होता है, ये इधर से आने वाले लोग ये पूरा व्यू देख सकते हैं, बड़ा सा पूरे एरिया को देख सकते हैं। इस चीज़ के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह भी लगे होते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं उत्तल दर्पण का। तो ये था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के यूज। आप सिर्फ MCQ के ऑप्शन पे ही मत जाओ, आप ये भी ध्यान दो कि अगर एक MCQ कर रहे हैं तो उसके साथ हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर ले रहे हैं। तो जैसे दाढ़ी बनाने के लिए क्वेश्चन आया था, तो इसमें आप आंसर अवतल दर्पण करोगे। वैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेलीस्कोप में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। फिर से ऑप्शन ये हो सकता है कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर फिर से क्या टिक करोगे? अवतल दर्पण। तो जो भी मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ, आप लोग इसको साइड में नोट जरूर करते रहना। इसके अलावा जितना भी MCQ क्वेश्चन हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन को आप नोट करते रहना। हम लोग इस सीरीज में टोटल 100 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग ओनली, सिर्फ इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन। ये फर्स्ट सीरीज है इस वीडियो की, जिसमें हम लोग 10 या 20 क्वेश्चन को ट्राई करूँगा मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध r = f/2, f = r/2, r = f और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो खुद से, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर ना बने तो आप सॉल्यूशन की तरफ देख सकते हो। आइए समझते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है। तो गोलीय दर्पण से पहले मतलब है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब क्या? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ये है मेरा अवतल दर्पण और ये बन गया आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में इस तरह से पीछे सिल्वरिंग किया रहता है और ये उत्तल दर्पण में भी पीछे सिल्वरिंग किया रहता है। अगर इसमें हम मार्किंग करें, इस पॉइंट को P बोलते हैं, या इसे आप ध्रुव भी कहते हो, ध्रुव। इस पॉइंट को आप C या वक्रता केंद्र कहते हो, वक्रता केंद्र। वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही होता है। ये आपका मुख्य अक्ष है, आप इसे x प्राइम के नाम से डिनोट कर सकते हो। ये आपका x और ये x प्राइम। इसमें जो वक्रता केंद्र होता है, वो वक्रता केंद्र पीछे की तरफ होता है और फोकस भी पीछे की तरफ होता है। इसमें भी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर फोकस होता है। ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है। यहाँ पर ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है और बीच में फोकस है। ध्रुव, वक्रता केंद्र और फोकस, इसके बीच का ये रहा पॉइंट। अब हम लोग इस दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ या फोकस दूरी। ध्रुव से लेके F तक की दूरी को इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ या फोकस दूरी। नेक्स्ट है
P से लेके C यानी ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र, इसे आप कहते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता त्रिज्या। इसे ही कहते हैं हम लोग R माने वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और F मतलब क्या? F मतलब फोकस दूरी, फोकस दूरी। वैसे ही इस वाले इस तरफ इस दर्पण में भी ऐसा ही होगा, ये होगा आपका फोकस दूरी और ये होगा आपका वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या क्या रिलेशन होता है ना? जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का डबल होता है, ये आप याद रखोगे। मतलब ये जो लेंथ है इस लेंथ का डबल होगा। मतलब अगर ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। ये 5 तो ये होगा 10 सेंटीमीटर। वैसे ही अगर ये 10 है तो ये 5 होगा। अगर ये मान लो 6 है तो इसका डबल ये 12 होगा। ये 50 है, इसका डबल ये 100 होगा। या फिर अगर हम कहें ये 100 है तो ये 50 होगा, इसका आधा। अगर R का वैल्यू 70 है तो उसका आधा ये कितना होगा? ये 35 होगा। ये टोटल जितना होगा उसका ये जस्ट आधा होगा। तो सही रिलेशन क्या है? R इक्वल टू 2 इंटू एफ। अगर आप चाहो तो F के फॉर्म पे लिख सकते हो। तो F इक्वल टू क्या होगा? R/2 यानी वक्रता यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बाई 2, या फिर वक्रता त्रिज्या बराबर फोकस दूरी गुना 2। तो आप ऑप्शन देख सकते हो R इक्वल टू 2 इंटू एफ। यहाँ पर R इक्वल टू F/2 है, ये रॉन्ग है। या F इक्वल टू R/2 ये सही उत्तर है, F इक्वल टू R/2। तो आप इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 टिक करोगे, F इक्वल टू R/2। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? आइए समझते हैं अलग अलग पॉइंट से जब अवतल दर्पण के ऊपर परावर्तित होगी किरणें तो वो कहाँ से गुजरेगी। सबसे पहला मैं अवतल दर्पण बना लेता हूँ। ये है मेरा अवतल दर्पण, यहाँ पर फोकस, ये वक्रता त्रिज्या, और ये है आपका मुख्य अक्ष यानी x प्राइम नाम दे दिया मैंने। अगर कोई किरण इसके समानांतर आती है, मतलब इसके पैरेलल आती है, तो मिरर से टकराने के बाद याद रखना ये फोकस से पार होती है। फिर से, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो जैसे ही मिरर में टकराएगी, टकराने के बाद वो फोकस से पास करेगी। 2-3 और मैं बना सकता हूँ। जैसे ये मान लो एक किरण बनाए जो इसके पैरेलल है या इसके समांतर है, जैसे इसमें टकराएगी, टकराने के बाद ये फोकस से पार करेगी। ऐसा आप जितना भी सारा बना सकते हो, रे कितना सा किरण बना लो, वो जैसे ही टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ से गुजरेगी, जैसे ही टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ से गुजरेगी। ये पहला था, मतलब अगर समांतर आती है तो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। दूसरा, अगर मान लो इसका जस्ट उल्टा, अगर फोकस से ही आ जाए तो एक रे ऐसा है, एक किरण ऐसा है जो फोकस से आ गई, फोकस को टच करते हुए आई या फोकस को पास करते हुए आई। इस बार उल्टा होगा, इस बार क्या होगा? ये समांतर जाएगी परावर्तित होने के बाद। मतलब जो किरण आ रही थी वो फोकस से होकर के आ रही थी, तो जैसे ही टकराएगी वो पैरेलल चली जाएगी या समांतर चली जाएगी। इसका जस्ट उल्टा, यहाँ समांतर आया था तो फोकस से पार हुआ था, यहाँ फोकस से आ रहा था समांतर जाएगा। ऐसे आप 2-3 और बना सकते हो। जैसे मान लो ये यहाँ से एक और रे मैंने बना दिया, तो यहाँ टकराने के बाद फिर से पैरेलल जाएगा। तीसरा जो आपको जानना चाहिए, ये मान लो अगर ये P है, ये F है और ये C है। अगर पोल पे आके इंसिडेंट हो जाए, पोल पे, तो क्या होगा? ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से परावर्तित होगी, और जितना कोण से ये अपवर्तित हुई थी उतना ही कोण से ये वापस चली जाएगी। जितना एंगल यहाँ पर मान लो अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये भी 30 डिग्री। मतलब अगर पोल पे आती है, ध्रुव पे आती है डायरेक्टली, तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ये है इसका तीसरा। एक और मैं इस वाले को इरेज कर देता हूँ। आप अगर आप नोट नहीं किए हो तो इसको पॉज करके नोट कर लेना। ये पहला रूल था
ये सेकंड रूल, ये थर्ड रूल, और अभी हम लोग करेंगे फोर्थ रूल। अगर कोई किरण इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता केंद्र से आके गुजर रही है तो जैसे आएगी वैसे ही वापस चली जाएगी, रिटर्न। ये चौथा नंबर है। फिर से, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होके गुजर रही है तो मिरर से टकराने के बाद वापस उसी लाइन पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये था 4 अलग अलग रूल जो आपको लर्न कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहला है, अगर कोई किरण पैरेलल आती है, समांतर आती है, तो फोकस से पार करेगी। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर था, अगर कोई किरण फोकस से पार करती है तो टकराने के बाद समांतर आ जाएगी। अगर कोई किरण ध्रुव पे कुछ एक एंगल से इंसिडेंट करती है, एंगल से आती है, तो उसी एंगल से वापस चली जाएगी। चौथा क्या है, चौथा, अगर कोई किरण वक्रता त्रिज्या से वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो वापस उसी लाइन पे रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगी। तो ये था 4 रूल। अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी राशि अपवर्तित रहती है? आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य या इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाती है, इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे ये मान लो एक कांच का माध्यम, ये एक ग्लास है या कांच है, ये इसके ऊपर में वायु है। तो अगर अगर प्रकाश इस वायु से होते हुए इस कांच में एंटर करती है तो 2 अलग अलग माध्यम वायु को प्रकाश को मिलता है, एक वायु और एक कांच। एक आपका सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे जगह माध्यम में जाती है तो कौन सा ऐसा भौतिक राशि है जो अपवर्तित रहती है? तो उसका आंसर होगा आवृत्ति। किसी भी प्रकाश का आवृत्ति चेंज नहीं होता है अगर वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाए। आवृत्ति का बदल जाने का मतलब होगा प्रकाश का कलर चेंज हो जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि हवा से लाइट आ रहा और ग्लास में चले गया या कांच में या पानी में चला गया और उसका कलर चेंज, जो रेड कलर का लाइट था वो ब्लू बन गया? ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। इसका मतलब क्या होगा, आवृत्ति वो चीज़ है जो वो कभी चेंज नहीं होती एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश जाए तो। नेक्स्ट, वेग। ऑब्वियसली प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश की जो स्पीड है, लाइट का स्पीड है, वो सघन माध्यम में थोड़ा कम हो जाती है और विरल माध्यम में थोड़ा ज़्यादा रहती है। जैसे मान लो अगर हम बात करें, जब प्रकाश वायु से कांच में आई तो वायु में लाइट का जो स्पीड था वो ज़्यादा होगा, प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा। जैसे ये कांच पे आएगी प्रकाश का वेग कम हो जाएगा। नेक्स्ट, तरंगदैर्घ्य, ये भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है? मतलब अगर आपने क्या किया, 4 सेंटीमीटर का कोई वस्तु रखा है तो इस दर्पण में रखने के बाद इसका प्रतिबिंब भी 4 सेंटीमीटर का ही बनेगा, ना छोटा बनेगा ना बड़ा बनेगा। तो वो दर्पण है समतल दर्पण। इसके अलावा अगर आप उत्तल या अवतल में रखोगे तो वस्तु का आकार हो सकता है छोटा बने या हो सकता है बड़ा बने। अवतल दर्पण दोनों तरह का वस्तु का बना सकती है, वह बड़ा प्रतिबिंब भी बना सकती है, छोटा भी। तो अवतल दर्पण छोटा और बड़ा ये दोनों बना सकती है, जबकि उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाती है। इस बात को मैंने जस्ट थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? मैंने आप लोगों को बताया कि फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो r/2 होता है। r मतलब वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या r का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू क्या होगी? 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर। तो सही है आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है? धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? आइए समझते हैं। ये आपका अवतल दर्पण और ये आपका उत्तल दर्पण, ये आपका मुख्य अक्ष, फोकस इस पॉइंट पर और इसका फोकस ऐसा पीछे। हम लोग जानते हैं जो भी नंबर आपके दाईं तरफ होती है उसे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, जो बाएं तरफ होती है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो इसके फोकस लेफ्ट साइड में है तो इसका फोकस हम लोग को नेगेटिव लेना चाहिए यानी कि ऋणात्मक लेना चाहिए, जबकि इसका फोकस दाईं तरफ है तो इसका फोकस को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए।
तो किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण मतलब ये आपका उत्तल दर्पण, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है, निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो आपको याद रखना है सबसे कम प्रकाश का वेग होता है कांच में। अगर हम ऑर्डर की बात करूं कि सबसे कम किस में होता है, तो वो कांच में होता है। कांच से ज़्यादा किस में होगा, कांच से ज़्यादा जल में होगा, और जल से ज़्यादा वायु में, और वायु से में सबसे ज़्यादा होगा निर्यात में, निर्वात में, निर्वात यानी वैक्यूम में। फिर से सबसे कम प्रकाश का वेग कांच में, कांच से ज़्यादा वेग होगा जल में, जल से ज़्यादा वेग होगा वायु में, और वायु से भी ज़्यादा वेग होगा निर्वात में। निर्वात और वायु में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस थोड़ा सा ही नंबर का फर्क होता है, या आप बोल सकते हो कि लगभग बराबर होता है। बट अगर आपसे पूछा जाए किस में ज़्यादा होता है, वायु में या निर्वात में, तो आंसर होगा निर्वात में। और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू आपको याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश जो है 3 × 10⁸ मीटर जाएगी। या फिर आप अगर नॉर्मल शब्दों में कहें तो 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाती है, सिर्फ 1 सेकेंड में, टिक टिक, ये होता है 1 सेकेंड, इसमें प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूर पहुंच जाएगी। आगे नेक्स्ट, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। हम लोग जानते हैं क्षमता या पावर, उसकी वैल्यू होती है फॉर्मूला P = 1/f। अगर आप f को मीटर में लोगे तो, अगर फोकस दूरी मीटर में दिया है तो फॉर्मूला होगा P = 1/f। बट अगर मान लो f का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है तो फॉर्मूला आप यूज करोगे 100/f। इस बार f किस में है, सेंटीमीटर में। तो सिंस हम अपने को क्या दिया है, फोकस दूरी मीटर में दिया है, और किसका, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस यानी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे f का वैल्यू कितना दिया है, +1 मीटर, तो p की वैल्यू होगी 1/f, यानी 1/1, तो कट करके ये कैंसिल होके 1 डायऑप्टर। क्षमता की जो दूरी मात्रक होती है, यूनिट होती है, वो होती है डायऑप्टर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 एक डायऑप्टर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 डायऑप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। एक अवतल लेंस है जिसकी क्षमता है 4 डायऑप्टर। अवतल लेंस यानी ये होगा आपका 4 डायऑप्टर। आपको क्या गिवन है, पावर या फिर क्षमता की वैल्यू 4 डायऑप्टर। और हम लोग जानते हैं P = 1/f होता है, और हम लोग लिख सकते हैं P के बदले में 4 डायऑप्टर लिखो = 1/f। यूनिट को मैं रिमूव करता हूँ, 4 = 1/f। आप यहाँ से f का वैल्यू अगर आप निकालते हो तो 1/4 होगा, यानी 0.25 मीटर। सिंस सारा ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया है तो आप इसको चेंज करोगे तो 25 सेंटीमीटर होगा, तो इसके वैल्यू 25 सेंटीमीटर। आप चाहे तो यहाँ पे 100 भी यूज़ कर सकते थे, 100/f, तो आंसर डायरेक्टली आपको सेंटीमीटर में मिल जाता। तो ये था 10 क्वेश्चन चैप्टर प्रकाश से। बाकी के रिमेनिंग 90 क्वेश्चन हम लोग ऐसे हर वीडियो में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज का ये 10 क्वेश्चन, अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन, ऐसे करके 10 वीडियो में सीरीज़ में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना, रिवाइज करना टाइम टू टाइम, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा, आपको कुछ भी समझ में आया तो। थैंक यू।